नमस्कार दोस्तों। लूसेंट जीके की जो सरल भाषा में सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत भारतीय संविधान ये सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। लोकसभा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूरी डिटेल में लोकसभा को पढ़ा जाएगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ा जाएगा। लोकसभा के सभी पहलुओं के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी। पर्सनल ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, जो लिखा आ रहा स्क्रीन पर @करंट अफेयर्स बाय रवि, ये हमारा पर्सनल ग्रुप है टेलीग्राम पर, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको याद दिला देना चाह रहा हूँ कि भाग 5 हमारा चल रहा है, संघात्मक शासन व्यवस्था या संघ सरकार के बारे में है, आर्टिकल 52 से 151 तक। तो कार्यपालिका आपने अच्छे से पढ़ लिया। कार्यपालिका के बारे में सभी चीज़ें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सब आपने पढ़ लिया। यहाँ तक कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी पढ़ लिया आपने, जो कि आर्टिकल 148, 149, 150, 151 था। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज लोकसभा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लोकसभा पढ़ने के बाद राज्यसभा, फिर आप संघ की न्यायपालिका जो कि सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जा रही हैं। इन्हें आप पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर आपने लूसेंट जीके अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत सारे एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए आर्टिकल 79 के बारे में। आर्टिकल 79 ये साफ तौर पर कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी संसद के अभिन्न अंग होते हैं। संसद का मतलब क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों ही संसद के अंग होते हैं। इस बात का ख्याल रखिए। संसद का मतलब ये नहीं केवल लोकसभा या राज्यसभा, नहीं, संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों होते हैं। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकसभा। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा के बारे में सभी जानकारी, हम बेसिक जानकारी सबसे पहले लेंगे। उसके बाद जो वहाँ के पदाधिकारी होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, जैसे अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, उपाध्यक्ष, महासचिव, इनके बारे में भी आज ही पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है या प्रथम सदन कहा जाता है या लोकप्रिय सदन कहा जाता है या लोगों का सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। तो इसी कारण से निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन से ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में कम शक्तिशाली है, नहीं। अगर तुलना करेंगे शक्तियों की तो लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है राज्यसभा से। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोगों का सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सदस्य होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। हम वोट करते हैं, ठीक है, आम जनता वोट करती है। जबकि राज्यसभा में देखेंगे जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, अप्रत्यक्ष से प्रणाली से उनका चुनाव होता है राज्यसभा सदस्यों का। वो राज्यसभा के चैप्टर में आप देख ही लेंगे, जो हमारे द्वारा चुने गए विधायक होते हैं वही चुनते हैं हमारे लिए राज्यसभा के सदस्य। तो वो बात का विषय है, बाद में पढ़ेंगे। तो गठन और संरचना, लोकसभा के गठन और संरचना का जिक्र आर्टिकल 81 में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा के गठन और संरचना का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 81 में। तो आर्टिकल 81 में ही निर्वाचन संबंधी जानकारी भी दी गई है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, क्या प्रणाली होती है, इस बात का जिक्र भी आर्टिकल 81 में ही किया गया है। वो आगे पढ़ेंगे आप। तो देखिए, लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी होती है ये भी जानकारी का विषय होना चाहिए आपके लिए। तो याद रखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निश्चित की गई है, मगर वर्तमान में अगर पूछा जाए तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। और ये पूछा जाए अधिकतम
कितनी संख्या हो सकती है लोकसभा की, तो 552 हो सकती है अधिकतम, लेकिन वर्तमान में 545 है। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें मोदी सरकार जीत कर आई है, 17वीं लोकसभा, उसमें अगर पूछा जाए राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, तो 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आए हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आए हैं, जबकि 2 सदस्य ये होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो 545 वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है और 17वीं लोकसभा से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आए थे, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आए थे और 2 सदस्य मनोनीत किए गए थे जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से थे। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राष्ट्रपति कोई भी काम मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, आपको मालूम हो गया होगा क्योंकि राष्ट्रपति का चैप्टर आपने पढ़ लिया है, ठीक है। वो नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिएगा राष्ट्रपति का चैप्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 84वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। उसमें ये निश्चित किया गया था कि जो 545 सदस्यों की संख्या है ये 2026 तक यही रहेगी। लोकसभा की जो 545 सदस्यों की संख्या है ना, ये 2026 तक वही रहेगी। अब 2026 के बाद फिर से परिसीमन आयोग का, डिलिमिटेशन कमेटी का गठन किया जाएगा, तब ये संख्या जो है बढ़ाई जाएगी या यही रहेगी वो बाद में निश्चित होगी। फिलहाल ये याद रखिए 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इसके तहत ये निश्चित किया गया कि जो 545 की संख्या है ये 2026 तक वही रहेगी। अब इन 545 सदस्यों में जो लोकसभा के 545 सदस्य हैं, इनमें कुछ सीटें आरक्षित भी हैं। कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं? सबसे पहले 2 सीटें आपको ऑलरेडी बता दिया गया, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित की गई हैं और SC ST के लिए भी इसमें कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। SC कैटेगरी के लिए 84 और ST कैटेगरी के लिए 47 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। टोटल मिलाकर देखेंगे 131 सीटें हैं। 131 सीटें SC ST कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि OBC कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में, तो 0। आंसर है 0। कोई भी सीट लोकसभा में OBC कैटेगरी वालों के लिए नहीं है, याद रखिएगा इस बात का, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और SC ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? फिलहाल 131 हैं। और किस आर्टिकल में इसका जिक्र है कि SC ST के लिए आरक्षण होगा लोकसभा सदस्यों की संख्या को लेकर? आर्टिकल 330 में ये आरक्षण है। अगर आपसे ये पूछा जाए जो 2 सीटें आंग्ल भारतीय समुदाय की जो आरक्षित हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं, वो किस आर्टिकल में जिक्र है? तो आर्टिकल 331। कौन सा आर्टिकल? 331। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 331 में ये जिक्र किया गया है कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब आप समझ पा रहे हैं? ऐसे लोग जिनके माता और पिता में से कोई एक भारत का हो और एक यूरोप का हो, क्योंकि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस प्रकार के थे जिनके माता या तो इंडियन थी या तो यूरोपियन थे, या पिता या तो इंडियन थे या तो यूरोपियन थे। मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ शादी भी कर ली थी इंडियन के साथ, तो उनके जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय के कहलाते हैं, ठीक है। उनके जो फैमिली बनी है, जो पूरा समुदाय बना है, वो आंग्ल भारतीय समुदाय कहलाता है। अब उनकी संख्या इतनी भी अधिक नहीं है तो वो लाखों की संख्या से ज़्यादा हैं, मगर इतनी भी संख्या नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में वो अपना प्रतिनिधित्व निर्वाचित करके ला सकें, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए अच्छी खासी सपोर्ट होनी चाहिए। तो इतने भी लोग वो नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को लोकसभा के चुनाव के लिए खड़ा करे और उसे जिता पाए। इसीलिए 2 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। आर्टिकल 331 में बोला गया है आंग्ल भारतीय समुदाय से। होप आपको क्लियर हो गया होगा,
ठीक है। और आर्टिकल 334 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 334 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो SC ST आरक्षण दिया गया है 330 में आर्टिकल, और आर्टिकल 331 में दो आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण दिया गया है, ये आरक्षण 10 वर्षों तक रहेगा। 10 वर्ष के बाद ऑटोमेटिक अपने आप समाप्त हो जाएगा। मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी जो राजनीति है, हमारे जो सरकारें आई हैं, उनके द्वारा इसमें संशोधन किया गया, 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो इसलिए ये आज तक चलता ही आ रहा है। तो अर्थात SC ST को आरक्षण जो लोकसभा सीटों में दिया जाता है और आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को भी मनोनीत किया जाता है। अभी हाल ही में 2009 में 95वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 2020 तक आरक्षण ये रहेगा, ये कह दिया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 81 में ये भी लिखा हुआ है कि निर्वाचन कैसे होगा, किस प्रणाली के द्वारा होगा लोकसभा का, इसका जिक्र भी आर्टिकल 81 में किया गया है। तो आर्टिकल 81 में क्या कहा गया है कि निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार का मतलब आम जनता, जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं वो डायरेक्ट वोट करेंगे। ठीक है। तो 18 वर्ष की उम्र के लोग या उससे अधिक, वो वयस्क मताधिकार माना जाएगा, वो वयस्क लोग माने जाएंगे, उन्हीं को अधिकार है डायरेक्ट वोट करने का। हालांकि हमारा जो मूल संविधान था उसमें ये निश्चित किया गया था कि 21 वर्ष 21 ईयर या उससे ऊपर जो लोग होंगे वही वोट कर सकेंगे, वही वयस्क कहलाएंगे। मगर 61वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1989 में, 1989 में, 1989 में। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। तब ये निश्चित किया गया कि जो 21 वर्ष की आयु है उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी जाएगी। अब 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के जो लोग हैं वो वयस्क कहलाते हैं, उन्हें वोट करने का अधिकार है। और ये भी अगर पूछा जाए आपसे कि किसकी सरकार में ऐसा हुआ था, तो राजीव गांधी की सरकार में ऐसा हुआ था। ठीक है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा विजयी घोषित किया जाता है। मतलब मान लीजिए 10 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, लोकसभा के चुनाव में किसी भी सीट के लिए 10 लोग खड़े हुए हैं। आपके क्षेत्र में मान लीजिए 10 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वही मतलब जीता हुआ कहलाएगा। ठीक है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं था, आपको मालूम है, उसमें कुछ कोटा हासिल करना पड़ता है, कुछ निश्चित मत हासिल करने ही पड़ते हैं, मतलब 50% या उससे अधिक मत चाहिए ही होते हैं, तब वहाँ पे जीता हुआ माना जाता है। जबकि यहाँ पर जिसके सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिल गए वो जीता हुआ माना जाएगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके कार्यकाल, कार्यकाल आपसे पूछा जाए कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आर्टिकल 83 में इसका जिक्र किया गया है। दूसरे क्लॉज में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है। आमतौर पर कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा पहले भी भंग की जा सकती है। ये कैसे होता है? मान लीजिए केंद्र में गठबंधन की सरकार आई हुई है। अब गठबंधन की सरकार में मतलब 4-5 पार्टियां मिलकर सरकार बनाई है। मान लो किसी एक पार्टी ने अपना समर्थन खींच लिया, किसी एक पार्टी ने अपना समर्थन हटा लिया, तो अब ये लगे कि उस पार्टी के पास, उस सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं रह गया है। तो अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि कहीं विपक्ष वाले हमें ये ना कह दें कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए, या वो अविश्वास प्रस्ताव ना ला दें। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे सरकार गिर जाएगी, तो दूसरे विपक्ष वाले सरकार बना सकते हैं। इसी कारण से प्रधानमंत्री पहले ही सिफारिश कर देते हैं राष्ट्रपति को कि वो लोकसभा को भंग कर दें। लोकसभा भंग करने का मतलब ये होता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा या विघटित कर दिया जाएगा, मतलब फिर से चुनाव होंगे, देश में फिर से चुनाव होंगे। अगर किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं रह जाता है तो आप देखते होंगे तुरंत वो सिफारिश करते हैं लोकसभा को विघटित करने की या लोकसभा को भंग करने की। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर राष्ट्रपति को थोड़ा सा भी शक हो जाए कि इस पार्टी के पास या सरकार के पास अब बहुमत नहीं रह गया है लोकसभा में, तो वो सरकार को कह देंगे कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए,
सदन के पटल पर आप बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, सरकार गिर जाती है। तो कोई और पार्टी अगर दावा कर दे वो सरकार बनाने का, तो वो सरकार बना सकती है। इसी कारण से जो सत्ता में सरकार होती है, अगर उनके पास बहुमत नहीं रहता है ना, तो चालाकी करते हैं कि फिर से चुनाव हो जाएं। उसके बाद एक बात और ख्याल रखिए कि 5 वर्ष का कार्यकाल तो होता है, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगातार चालू ही है, लगातार लगा ही हुआ है, तो एक एक वर्ष करके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, मगर 1 वर्ष ही बढ़ाया जाएगा। जैसे अभी इमरजेंसी लग गई, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है मान लीजिए, तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने ही वाला था, तो सरकार क्या करेगी, 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा देगी। अब मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा देर तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा, तो क्या होगा, अगली बार फिर से 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जब भी बढ़ाया जाएगा कार्यकाल, एक एक वर्ष करके बढ़ाया जाएगा, 1 वर्ष से अधिक करके नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे कि नहीं। मान लीजिए 5 साल तक इमरजेंसी लागू रही, तो जो कार्यकाल है 5 बार बढ़ाया जाएगा, मतलब एक एक वर्ष करके 5 बार बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही तो हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार जब आई थी, 5वीं लोकसभा, 1971 में 5वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो इंदिरा गांधी सरकार जीत के आई। उसके बाद 1975 में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी, देश में इमरजेंसी लागू कर दी। अब 1975 में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता, लेकिन इमरजेंसी लागू थी, इसलिए 1 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लेकिन इमरजेंसी जो है वो लगातार 2 वर्षों तक लागू रही, इसलिए अगली बार 1 वर्ष के लिए फिर से लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। तो फिलहाल ये जानिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगातार कंटिन्यू रहे तो एक एक वर्ष करके उसे और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही वर्ष बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद ये जानिए कि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तो उन्होंने एक कदम और उठाया था, 42वां संविधान संशोधन किया था, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 1976 की घटना है, तो उसमें बहुत सारी बातें हुई थी। उसमें एक बात ये भी थी कि लोकसभा का कार्यकाल उन्होंने 6 वर्ष कर दिया था। समझ रहे हैं, जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उन्होंने 6 वर्ष कर दिया लोकसभा का कार्यकाल। लेकिन 2 साल के बाद 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, तो इस कार्यकाल को फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। तो लोकसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। चलिए उसके बाद देखते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अर्थात लोकसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अर्थात 25 वर्ष की आयु या उसको अधिक आयु का होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य अगर बनना है तो किसी भी सरकार के अंदर लाभ के पद पर ना हो। हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि लाभ के पद कौन कौन से हैं, मगर हाँ ये जरूर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो मंत्री होते हैं, राज्य में मंत्री या केंद्र में मंत्री, ये लाभ के पद नहीं है। इस बात का ख्याल रखिए। पागल या दिवालिया घोषित ना हो। तो ये है योग्यताएं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। उसके बाद बारी आती है लोकसभा के पदाधिकारी। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर। मान लीजिए देश में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और एक नई लोकसभा का गठन हुआ। अब जब पहली बैठक होगी लोकसभा की, तो बताइए उसमें अध्यक्ष कौन होगा? कोई अध्यक्ष नहीं होगा। तो इसलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वो एक प्रोटेम स्पीकर, अर्थात एक अस्थाई अध्यक्ष आप कह सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। वो किसको नियुक्त करेंगे? जो सबसे वरिष्ठ होगा, अर्थात सबसे सीनियर होगा, उम्र में नहीं, जो सबसे ज़्यादा बार लोकसभा का चुनाव जीतकर आया होगा। तो ये परंपरा चलती आ रही है, ये कोई हमारे संविधान में ऐसा लिखित नहीं है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में कुछ भी हमारे संविधान में लिखा नहीं हुआ है, ये परंपरा चलती आ रही है। अब इनका काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का? इनके 2 काम होते हैं मुख्यतः। पहला, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, और दूसरा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब तक निर्वाचन होता है तब तक ये सदन को अस्थायी तौर पर चलाते रहते हैं। ठीक है। जो 17वीं लोकसभा थी, इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे, जिनकी तस्वीर लगी हुई है। इस बात का ख्याल रखिए। उसके बाद बारी आती है सबसे प्रमुख पोस्ट जो है
लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र किया गया है, अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का भी। तो आर्टिकल 93 याद रखिए। अब इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं, कोई स्पेशल शपथ नहीं लेते हैं। बस शपथ कौन सी लेते हैं? लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अब ये नहीं कि लोकसभा का ये स्पीकर बन गए तो लोकसभा के स्पीकर की अलग से शपथ कोई होगी, ऐसा नहीं है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ये हमारे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा की वो पहली महिला बताइए जो स्पीकर रह चुकी है, जो अध्यक्ष थी, तो मीरा कुमार भारत की वो पहली महिला है जो लोकसभा अध्यक्ष बनी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, राजस्थान से आते हैं ये। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 5 वर्ष से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं ये, ठीक है। जैसे इनका कार्यकाल आपको बताया 5 वर्ष का होता है, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष पूरा कार्यकाल पूरा ही करें, 5 वर्ष से पहले भी ये इस्तीफा दे सकते हैं। अगर लोकसभा बीच में विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, तब भी ये अपने पद से इनको हटना पड़ता है, तो 5 वर्ष से कम भी इनका कार्यकाल हो सकता है। तो आम तौर पर इनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। और उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को देंगे। और ये भी बात लिखी हुई है कि नई लोकसभा के गठन तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता और पहली बैठक नहीं हो जाती है, तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। कहने का भाव ये है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, इस पोस्ट को खाली नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर नए लोकसभा का गठन हो गया है तब ये हट जाएंगे और नए लोकसभा का अध्यक्ष का वो चुनाव होगा। और ये भी बात याद रखिए, आर्टिकल 94 में लिखी हुई है कि अध्यक्ष को 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन इन्हें जब हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा तो 14 दिन पहले इन्हें सूचना देनी पड़ेगी और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में पहले प्रस्ताव आएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसा नहीं है, लोकसभा के सदस्य ही इनको हटा सकते हैं, वो भी 2/3 बहुमत से। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, आमतौर पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? सोचिए, क्योंकि जो सत्ता में सरकार होगी वो लोकसभा में उसका बहुमत तो होगा, तभी तो सरकार उसने बनाई हुई है। तो बहुमत होगा मतलब कम से कम 50% सदस्य तो उसी के फेवर में होंगे, और जो स्पीकर होते हैं वो सरकार के ही होते हैं, ठीक है। भारत की जो सरकार है, सरकार जो लोकसभा में 50% से ज़्यादा बहुमत लेकर आई है, उसी के सदस्य हैं, उसी के नेता तो हैं ये। तो इनको कौन हटा पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सरकार खुद चाहेगी इनको हटाना तभी हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई हो तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये भी आर्टिकल 94 में लिखा हुआ है कि जो अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष हैं, अगर उनके लोकसभा की सदस्यता ही समाप्त हो गई है, कि कोई ऐसा काम उन्होंने कर दिया कि मतलब किसी भी तरीके से इनकी अगर सदस्यता समाप्त हो गई है, तो इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये आर्टिकल 94 में लिखा हुआ है। अब देखिए, जीवी मावलंकर, हुकुमदेव और बलराम जाखड़, ये लोकसभा के ऐसे अध्यक्ष रह चुके हैं जिनके खिलाफ इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाए गए हैं मगर असफल रहे हैं। तो ये अपने पद से इनको हटाया नहीं जा सका है। सबसे पहले जीवी मावलंकर के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था हटाने के लिए। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने पर विचार हो रहा है तब तक वो अपने पद पर नहीं बैठेंगे, मगर लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मान लीजिए किसी लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा में विचार विमर्श चल रहा है। जब तक वो विचार विमर्श चलेगा, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक ये अपने पद पर नहीं बैठेंगे। ये आम सदस्य के रूप में ही रहेंगे, ठीक है। आम सदस्य के रूप में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अपने पोस्ट पर नहीं बैठेंगे। आर्टिकल 96 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए लोकसभा अध्यक्ष के कुछ कार्य होते हैं और उनके पास कुछ शक्तियां होती हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं और उनकी कार्यवाहियों का संचालन भी करते हैं। मतलब कौन कितना बोलेगा, कौन सदस्य बोलेगा, कितना बोलेगा, किस प्रकार बोलेगा, ये सब फैसले कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। एक तरीके से क्लास के ये टीचर होते हैं। तो टीचर जो अपने रूल बनाते हैं वही इनका तरीका है कि मतलब कौन स्टूडेंट पहले बोलेगा, किस स्टूडेंट को क्लास से बाहर करना है अगर वो कुछ कर रहा है। तो ये सभी अधिकार इनके पास हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही निश्चित करेंगे कि कौन सा सदस्य किस समय बोलेगा, किस क्रम में बोलेगा। ये सभी काम करना और सदन की गरिमा को बनाए रखना, सदन में व्यवस्था को बनाए रखना, ये लोकसभा के अध्यक्ष का कर्तव्य होता है। और गण पूर्ति ना होने पर सदन स्थगित करने का भी अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष को ये कहा गया है कि अगर सदन में गण पूर्ति नहीं है अर्थात कोरम नहीं है तो सदन को स्थगित कर दिया जाए। आर्टिकल 100 के चौथे क्लॉज में लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे गण पूर्ति क्या होती है, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा गणपूर्ति कहलाता है। मतलब लोकसभा में 545 टोटल सदस्य हैं तो गणपूर्ति क्या होगी, उसका 10वां भाग मतलब 55 सदस्य। अगर 55 सदस्य या उससे अधिक सदस्य उपस्थित हैं सदन में, लोकसभा में 55 सदस्य या उससे अधिक उपस्थित हैं, तभी जो सदन है वो चलेगी। अदरवाइज स्थगित कर दी जाएगी। किसके द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ये साफ तौर पर कहा गया है। तो गणपूर्ति का मतलब आप समझ गए होंगे कि 10वां भाग। किसका 10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ठीक है। अब देखिए दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 118 में ये जिक्र किया गया है। मतलब देखिए जब दो सदनों में मतभेद हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। और राष्ट्रपति को अधिकार क्या दिया गया है कि वो दोनों सदनों को एक साथ बैठक बुला सकते हैं अर्थात संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो राष्ट्रपति को अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया हुआ है, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 118 के चौथे क्लॉज में ये भी लिखा हुआ है कि दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। तो एक नोट बना के लिख लीजिएगा कि किसी भी सूरत में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कर सकते हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, तब राज्यसभा के उपसभापति जो होंगे उनसे कहा जाएगा कि वो अध्यक्षता करें संयुक्त बैठक की। लेकिन राज्यसभा के सभापति को नहीं कहा जाता है। क्यों, सोचिए, याद रखिए क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। वो ना लोकसभा के सदस्य होते हैं ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वो नहीं करते हैं। हालांकि राज्यसभा की अध्यक्षता तो करते ही हैं वो, मगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वो नहीं करते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय अध्यक्ष का ही होगा। धन विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, पैसों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, पैसों के खर्च या इससे रिलेटेड होते हैं। और कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। जो धन विधेयक होते हैं उस पर जो मेन शक्ति है वो लोकसभा को ही दी गई है। जैसे कोई धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा, सबसे पहले राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा। लेकिन लोकसभा में भी लाने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है। राष्ट्रपति परमिशन दे देते हैं तो उसे लोकसभा में लाया जाता है। और लोकसभा में अगर वो पास हो गया तो उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे पास करना ही पड़ता है, उसको ना नहीं कह सकती है, उसे पास करना ही पड़ता है। ये औपचारिकता है कि केवल राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, बस वो सुझाव दे सकते हैं कि ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, मगर उन सुझावों को मानना या ना मानना वो लोकसभा पर निर्भर करेगा। ठीक है।
अगर आप कहेंगे 14 दिन से ज़्यादा उन्होंने अपने पास रखा, तो 14 दिन के बाद जब 15वां दिन आएगा तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने भी पास कर दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो निर्णायक वोट करने का अधिकार है, आर्टिकल 100 के पहले क्लोज में इन्हें निर्णायक वोट करने का अधिकार दिया गया है। मतलब वैसे देखिए, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष का जब बैठे रहेंगे अपने पद पर, तो इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। जैसे कोई विधेयक आया है, कोई बिल आया है, उस पर चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग हो रही है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो जाएं। जितने वोट पक्ष में पड़े उतने विपक्ष में अगर वोट पड़े हैं तो निर्णायक वोट करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। ठीक है, अब जब ये जिसकी ओर वोट कर देंगे वही निर्णय हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही होती है। लोकसभा में बहुत सारी संसदीय समितियां होती हैं और उन संसदीय समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष खुद कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां होती हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति। ठीक है, उसके बाद देखिए, दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता के विवाद का समाधान अध्यक्ष ही करते हैं। जैसे दल बदल, आप समझ रहे हैं क्या, कि किसी और पार्टी से किसी ने टिकट लिया और जीत कर आया और किसी दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहा है, तो दल बदल का अगर उसने उल्लंघन किया, दल बदल कानून का उल्लंघन किया, तो उस सदस्य की सदस्यता को खारिज किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। और ये अधिकार किसको दिया गया है? लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। और उसी प्रकार राज्यसभा का कोई सदस्य है, वो ऐसा करता है, दल बदल कानून का उल्लंघन करता है, उसकी भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा के सभापति द्वारा। ठीक है, अपने अपने सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अधिकार दिया गया है बेसिकली। ठीक, उसके बाद देखते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष। आपको आर्टिकल 93 पहले भी बताया था कि आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है और इनका कार्यकाल भी आमतौर पर 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष होते हैं और ये सचिवालय बजट समिति के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष को भी पद से हटाया जा सकता है, इसका जिक्र भी आर्टिकल 94 में किया गया है। आर्टिकल 94 अभी आपने पढ़ा, जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। हमारे भारत के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है लोकसभा के उपाध्यक्ष? वर्तमान में कोई भी लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है वर्तमान में। और आर्टिकल 97 इनसे रिलेटेड याद रखिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि अर्थात कंसोलिडेट फंड से दिया जाता है। ठीक है, और भारत की संचित निधि का जिक्र आर्टिकल 266 में है। आर्टिकल 266 में आगे चलकर आप पढ़ेंगे ही। और एक और फंड होता है आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि, उसका जिक्र आर्टिकल 267 में है। और एक और होता है लोक फंड, उसका जिक्र भी आर्टिकल 266 में ही है। ये आगे चलकर आप पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आर्टिकल 97 में क्या लिखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। तो आर्टिकल 98 में महासचिव का उल्लेख किया गया, महासचिव पद का उल्लेख किया गया है या सचिवालय का उल्लेख किया गया है, संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं आप, ये इसमें देखिए फोटो में ये हैं लोकसभा के अध्यक्ष, इन्हीं के जस्ट नीचे एक और चेयर है, देखिए यहाँ पे जो बैठते हैं वो लोकसभा के महासचिव होते हैं। ठीक है, लोकसभा के महासचिव होते हैं। तो महासचिव लोकसभा के सचिवालय के प्रमुख होते हैं, ये आप याद रखिए। और इनका कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 60 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं ये। इनका कोई कार्यकाल वैसा नहीं है, जब भी ये नियुक्ति की जाएगी तो जब इनकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो इन्हें पद से हटा दिया जाता है। अब कौन लोग बनते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए? तो जो रिटायर्ड IAS अधिकारी होते हैं उन्हीं को महासचिव बनाया जाता है।
ठीक है, लोकसभा का महासचिव हो या राज्यसभा का महासचिव, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो रिटायर हो गए होते हैं, उन्हीं को बनाया जाता है। और वर्तमान में महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। तो एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखिए कि भारत की पहली महिला लोकसभा जो महासचिव है वो स्नेहलता श्रीवास्तव ही हैं। ठीक है, कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव, जो वर्तमान में महासचिव हैं। ये भारत की पहली महिला महासचिव हैं लोकसभा की। ठीक है, याद रखिएगा। और कार्य क्या होता है इनका? संसदीय कार्यों में अध्यक्ष की मदद करते हैं और राष्ट्रपति की ओर से सदन के जो अधिवेशन होते हैं उसमें उपस्थित होने के लिए सदस्यों को आमंत्रण भी जारी करते हैं। और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कोई भी नया सदस्य निर्वाचित होकर आया है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो क्या होता है, उसे पूरे नियम कानून तो मालूम नहीं होते हैं। तो इन्हीं की जो टीम होती है, देखिए इनके चेयर के आसपास पूरी टीम इनकी बैठी हुई है, तो इन्हीं की टीम होती है, वही उनको सारे नियम कानून सिखाती है। और एक तरीके से आप समझ पा रहे हैं, जैसे कोई फिल्म होती है ना, तो फिल्म में मेन आपको स्क्रीन पे कौन दिखाई देते हैं? जो अदाकार होते हैं वही दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे देखिए, बैकग्राउंड में देखेंगे आप, जब फिल्म बनती है तो कैमरामैन, डायरेक्टर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वही हाल इनका है। तो जो भी स्क्रिप्ट होती है पढ़ते हैं जो सदस्य, उनको तैयार करने का भी काम इनका होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं इनके। तो ये थे महासचिव के बारे में। एक और पद है नेता प्रतिपक्ष का। तो मूल संविधान में नेता प्रतिपक्ष का कोई प्रावधान नहीं था। मतलब जो विपक्ष के नेता होते हैं, जैसे कोई विपक्ष पार्टी है तो उनका भी एक नेता होता है, तो ये प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। ये बाद में लाया गया, 1971 में संसद में ये कानून बनाया गया। मतलब प्रतिपक्ष नेता अगर बनना है, मतलब विपक्ष का अगर नेता बनना है, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। आपको कम से कम कुल सीट का, लोकसभा की कुल सीट का 10वां हिस्सा जीत कर आना पड़ता है। तो वर्तमान में कोई भी नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं, क्योंकि देखेंगे 52 या 53 सीटें जीत कर आई है कांग्रेस, जबकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 55 सीटें तो जीतनी पड़ेंगी। तो जब से मोदी सरकार 2 कार्यकाल के लिए आई है, तो दोनों कार्यकाल के लिए हमारे देश के अंदर जो विपक्ष है, उसका विपक्ष का कोई ऑफिशियल नेता है ही नहीं। ठीक है, लोकसभा में तो नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर का दर्जा माना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिए लोकसभा के बारे में। इससे बाद हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा हम पढ़ेंगे, उस आपका संसद का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिए।